वीडियो में लिखना आसान है, सर छोटा वीडियो बनाया करो। तुम 10-15 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते तो क्या तुम सपोर्ट करोगे, क्या तुम करोगे? छोड़ दो, वीडियो तुम्हारे काम का भी नहीं है। यहाँ हम ही मतलब फालतू हैं जो 10-10, 15-15 मिनट इसके लिए उस अधिकारी से बात कर रहे हैं, एसएम साहब से बात कर रहे हैं। उसके बाद कम से कम कल 8 से 10 जो एड क्लर्क साहब रिटायर्ड है उनसे बात हुई है कि भाई किस एंगल में किस तरह इसको सजा दी गई है, क्या कानूनी प्रावधान से ये सही है। ये सब बातें करने के लिए हम पूरा पूरा दिन दे रहे हैं और आप लिखते हो सर थोड़ा छोटा बनाओ। अरे भाई तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे पास समय नहीं तो वीडियो को जब चाहो छोड़ दो। समय लगे तो दोबारा देख लो, नहीं तो मत देखो। लेकिन जिस दिन खुद की गुंडी फंसती है ना, जब तो 20-20 कॉल करते हो। मैं फोन काट भी रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, किसी कोर्ट में किसी मामले के लिए खड़ा हूँ, सर आप तो फोन ही नहीं उठाते हो। उस समय तो नहीं बोलते हो कि सर खुद की बारी आती है तो 1-1 घंटा फोन नहीं छोड़ते हो। लिखने से पहले सोचा करो, कोई हम कॉमेडी चैनल नहीं बना रखा हमने। अन्याय अत्याचार के लिए लड़ना और अपने हक की आवाज उठाना कोई आसान काम नहीं है। फिर वही वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको घटना जो सीधी बता देता हूं। कल मैंने ऑलरेडी बताई दी थी कि ये आरपी सेक्शन का जवान जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा था और इसकी ड्यूटी सीएसडी के एरिया में थी। क्योंकि कल कुछ चीजें उस वीडियो में जो हमें पता नहीं थी, आज अधिकारी से भी बात, उधर सुबेदार मेजर साहब से बात और इनकी जवान की फैमिली से सबसे बात करने के बाद धीरे धीरे कहानी सामने आ रही है। ये जवान सीएसडी एरिया में ड्यूटी था। सीएसडी का जो ऑफ टाइम था रात को 8 बजे। 8 बजने के बाद में 8:45 या 9 बजे के लगभग एक लेडीज जो कि वहां बैठी हुई थी, इसने आरपी और उस एरिया में पार्किंग में ड्यूटी होने के नाते उससे पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों बैठी हो, कहाँ से आए हो, किसका इंतजार कर रहे हो। तो उसने पहले धार बताया, मैं धार से आई हूँ। फिर उसने दूसरी जगह बताया। तब इन्होंने बोला भाई धार 80 किलोमीटर है, वो इतनी दूर है, सही बताओ। तब उसने लास्ट में बोला मैं लोकल मऊ की हूँ और मैं एक अधिकारी जिनका नाम लिया उनसे मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप या तो अधिकारी को बुलाओ, बात करो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। इसी तरह की बात हुई। उसने कहा कि वो अधिकारी 10 बजे जब उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो मेरे से मिलने आएंगे और मेरे को लेके जाएंगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, जब अधिकारी साहब आएंगे तब आ जाना, आप तब यहाँ से चले जाओ। फिर बोला ठीक है, आप मेरा नंबर दो, आप अपना नंबर दो, मैं उनको बताऊंगी कि भाई ऐसे ऐसे इसने मेरे को रोका और भेजा है और वो आ जाएंगे तो ठीक है। तो इसने फिर भी ज्यादा बात नहीं करके उनको नंबर भी दे दिया। उसके बाद वो अपना साइड में चली गई और ये अपनी ड्यूटी करके वहां से आ गया। कोई इससे बड़ी बात नहीं है। उसके बाद वो उसको नंबर दे देती है कि ऐसे ऐसे एक जवान लैस नायक था जो कंधे पर आरपी लगा हुआ, जो भी सारी चीजें बता दी, इसने मेरे को रोका था। उस दिन कुछ नहीं हुआ। उसके 4 दिन बाद ये बंदा फिर कोई सीएसडी में ड्यूटी खत्म करके अपना सामान ले रहा था। सीएसडी जेसीओ भी वहां थे और वो कैप्टन साहब आकर इसको आते ही गाली गलौज करते हैं, इसका आरपी कंधा खींचते हैं और इसको वर्दी उतराने का धमकी देते हैं। यहाँ कल जैसे मैंने बताया था कि साथ में जो जेसीओ साहब थे, मुझे पहले ये लगा कि जब बातें की थी तो कि वो साहब मुकर गए, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उन साहब ने ये जरूर लिखवाया है कि भाई मैंने ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना जरूर सुना है कि उसने लेफ्टिनेंट साहब ने ये बोला है कि मैं तेरी वर्दी उतरा दूंगा। ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में लिखा गया है, बताया गया है। लेकिन शायद जो 2 मेजर ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की उन्होंने लिखा या नहीं लिखा, और लिखा तो फिर इस पर कर्नल साहब ने एक्शन क्यों नहीं लिया। मैंने उनसे बात भी की, कर्नल साहब से भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उस समय तक ये साहब ने मतलब कोई, और दूसरी तरफ की इसने जवान ने क्या कुछ कहा था, जवान ने कुछ नहीं कहा। ये एक विटनेस है जिन्होंने उस चीज में लिखाया है। दूसरी बात, ये सब होने के बाद में इनकी सीओआई होती है और इस जवान को कर्नल साहब पनिशमेंट देते हैं। ये चीजें मैं उसमें बता चुका हूं, मतलब सिर्फ एक उसमें बातचीत होने पे। लेकिन जब मेरी कल शुरुआत में एसएम साहब से बात हुई तो एसएम साहब बोलते हैं कि भाई आप पूरी बात नहीं जानते हो। तो मैंने कहा कि हो सकता है भाई, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जवान ने कुछ बातें छुपा ली हो। तो बोला नहीं, वो रात का टाइम जो बता रहा है झूठ है, वो दिन का टाइम था। एसएम साहब ने जो बोला कि वो दिन का समय था और इसके फोन से उसको बातें भी हुई हैं बाद में। ऐसा करके एसएम साहब ने 21 मिनट बात की। हालांकि बाद में धीरे धीरे मैंने कहा कि भाई आप चाहते तो कोई बड़ा मसला नहीं था,
आप रोक सकते थे। फिर हालांकि एसएम साहब ने भी शुरुआत में कुछ चीजें कही, बाद में कहा कि भाई जो मेरे हाथ में था, आपको पता भी है जिनके हाथ में है वो उनका काम है, मेरे हाथ में होता या मेरे को सारी चीजें पता चलती, क्योंकि उसने समय से हमें बताया नहीं। वो ये कह रहे थे, इन्होंने जिनको आरपी सेक्शन और सीएचएम को बताया, लेकिन बाद में वो प्रेशर में मुकर गए। ये तो चीजें क्लियर है कि भाई हमें नहीं बताया। मैंने कहा कि जवान तो कह रहा है बताया, पुलिस ने बताया कब, जब ये 4 दिन बाद की जो घटना है, लेफ्टिनेंट साहब ने जब गाली दी, तो मैंने बोला उस समय तो हो सकता है उसने नहीं बताया, क्योंकि नॉर्मल सी पूछताछ थी, उसने गेस्ट बताया तो उसने कह दिया कि भाई आप चले जाओ, जब साहब आएंगे तो आ जाना। इतनी सी बात थी। तो इनको क्या लगा कि भाई बड़ी बात थी जिसकी मैं रिपोर्ट दूं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो इस पर एक्ट लगाया है कि भाई मिसबिहेव किया और उसको आउट किया, उसके बाद में रिपोर्ट नहीं दी, ये इस पर लगा है। फिर काफी देर मेरी बात होने के बाद मेरे को ये लगा कि भाई एसएम साहब को एक तो हो सकता है जो एसएम साहब बोल रहे हैं जवान ने कुछ छिपाया हो, जवान ने कॉल किया हो या ऐसा चीजें। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपसे बाद में एक बार बात करता हूँ, मैं एक बार फिर जवान से ये चीजें कंफर्म करूंगा। फिर मैंने जवान और जो उनकी वाइफ को कॉल किया, पूरा उनसे कंफर्म किया, तो उसकी तरफ से कहा कि सर मेरी तरफ से कभी भी उस बातचीत के अलावा कभी लड़की से ना मैं पहले ना बाद में कभी मिला हूं, ना कोई मैं बात किया हूं। मैंने कहा भाई तुम श्योर हो ना अपनी जगह? बोले बिल्कुल सही हूं सर। फिर मैंने बताया भी एसएम साहब से मिलते हैं तो बात करना। हालांकि बाद में एसएम साहब ने कहा कि हाँ भाई मेरे को भी समझने में गलती होगी, बात तो रात की थी, ठीक है, क्योंकि बातों को जो घुमाया गया है बाद में रात की थी, उसको दिन को किया गया है ताकि जवान की गलती लगे, ठीक है। उसके बाद जो मेन पॉइंट है टॉपिक, भाई सीओ साहब को मैंने कॉल लगाया, उनको जो भी प्रॉपर, क्योंकि मेरी ना ही किसी अधिकारी से कोई निजी दुश्मनी है, और दुश्मनी होने के बावजूद भी हमारे सीनियर है, मैंने प्रॉपर उनको जय हिंद विश किया और बातें स्टार्ट की कि भाई ऐसा ऐसा है। फर्स्ट में मैंने वही कहा कि भाई एक जवान की फैमिली ने मेरे को जो बताया है साहब, उनके क्वार्टर को आप खाली करा रहे हो, जीवन में पहली बार वो क्वार्टर लिया है उसने 14 साल की सर्विस में। अभी फिलहाल वो 6-7 साल बेचारा फील्ड काट कर आया है, और उसका टर्न और पीस में कि भाई वो बच्चे रख सके, और लास्ट सर्विस है उसकी, और एक ही रैंक था वो भी आपने तोड़ दिया। इस तरह की मेरे साहब से बातें हुई, तो साहब ने मेरे को यही कहा कि आपको पूर्णतः जानकारी नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, जानकारी के लिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बता दो कि ऐसी उसकी और क्या गलती थी। तो उन्होंने भी कहा कि भाई उस लड़की से ये बंदा बात करता था, चैट उसके पास व्हाट्सएप चैट है। मैंने कहा कि सर बस अगर आपके पास वो व्हाट्सएप चैट है तो आप मेरे पास भेज सकते हो। बोले मैं आपको क्यों भेजूंगा? मैं कहा नहीं भेजोगे तो भाई हमारे पास दूसरा है कि हम कोर्ट जाएंगे, आपको कोर्ट में भेजना पड़ेगा, सीधा हम सेनाध्यक्ष और जो सीनियर अधिकारी से अप्रोच करेंगे वहां भेजेंगे। तो पहले तो कह दिया इन्होंने कि ठीक है भाई आप करो, हम वहीं जवाब देंगे। फिर मैंने साहब को कहा कि साहब आप तो जवाब दे दोगे, लेकिन इस चीज को जवान को मेरे को वहां तक पहुंचाने के लिए कम से कम भी कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद में कोर्ट में फाइल करना, कोर्ट तक पहुंचना, इसका 30-40-50 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। तो क्यों एक जवान का या हमारा वो पैसा बर्बाद हो? इतने हम डाटा बिड़ला तो है नहीं। तो आप मेरे को यहीं, अगर आपके पास वो चैट है तो सिर्फ आप मेरे को चैट भेज दो, कहानी यहीं खत्म है। और आगे मैं गारंटी लेता हूं कि कोई काम नहीं होगा, और इसको जो पनिशमेंट दी है वो ठीक है। हाँ, पहले तो बोला भेज दूंगा, फिर मेरी और भी विषय में बात हुई है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ जो भी सिक्योरिटी पर्पज है, मैं जितना मेरे को जरूरत होता है मैं उतना ही बताता हूँ। तो मैंने वो चीजें भी साहब से कहा। फिर मैंने एक चीज और कहा कि आपने इनको मैक्सिमम जो सजा दी है। बोले नहीं मैक्सिमम कहाँ है, सिर्फ 14 दिन का पे फाइन दिया है, रेड एंट्री और रैंक। मैं बोला रैंक तोड़ दिया, एक ही तो रैंक था। बोलो तो 1 साल में लग जाएगा। 1 साल में तो साहब, ये 2 साल में तो घर ही चला जाएगा। भाई इतना बड़ा इसका क्या वो था? वो चैट है तो आप मेरे पास भेज देना, तब तो मैं भी मानता हूं। लेकिन अगर वो चैट नहीं हुआ तो, और चलो ठीक है आपने इनको पनिशमेंट दे भी दी अगर इसने गलती की थी, तो दूसरी तरफ आपके वो साहब बगैर शादी के, उनकी एक फ्रेंड वो भी तो टर्निंग कर रहे हैं, वो कैसे एंट्री कर गई? रात 2 बजे तक वो कैसे रही है? बोला नहीं पहले तो बोला नहीं वो तो रही नहीं है। मैं बोला क्यों नहीं रही है? उसके सीसीटीवी है, जो कि आपने इंक्वायरी में देखा ही नहीं कि वो अलग विषय है, ये बोलकर आपने उसको छोड़ दिया। भाई बात तो वहीं से स्टार्ट हो रही है ना। तो
आपको उनको भी तो कुछ पनिशमेंट देना चाहिए था। तो उसको तो बचाने के लिए कि वो तो नहीं उनका आउटपास बना हुआ था, जबकि जवान ने बताया कि कोई आउटपास नहीं था। फिर दूसरे दिन बता रहे कि उसने छुट्टी ली हुई थी, जबकि टर्नीज को, अधिकारी को छुट्टी या इतने रात को आउटपास अलाउड नहीं है। वो तो बाद में सामने आएंगी चीजें, लेकिन वही बात है कि नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं बोला उनकी मंगेतर वहां आ सकती है, बोला ऐसा कोई नियम नहीं है। मैंने उनको एक उदाहरण भी दिया कि एक सेंटर के अंदर आज से ठीक तकरीबन 3 साल पहले, आप लोगों को याद होगा मेरा जो पुराना चैनल था, मैंने उसमें एक वीडियो डाला था कि एक जवान की मंगेतर वो अंदर सेंटर में चली जाती है और वो जवान से मिलती है। भाई किसी ने छोड़ दिया, मिली, वो बैठ के बात चीत करके वो वापस चलेगी। वापस जाते हुए वहां आरपी वाले ने रिपोर्ट दे दी, भाई आप कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि मेरी ऐसे ऐसे एंगेजमेंट हो रखी है। बोला आपको किसने छोड़ा? भाई एंगेजमेंट तो अलाउड नहीं है। तो वो बातें धीरे धीरे, जो उसके साथ जवान था उसने कहा यार क्या हो गया, जाने दे। बोले नहीं भाई मैं तो रिपोर्ट दूंगा। उन्होंने गुरु फर्जुडेंट साहब को रिपोर्ट दी। गुरु फर्जुडेंट ने बोला इनको यहाँ लेके आ जाओ, वो ऑफिस में चले गए। तो वहां जब बहस हो रही थी कि भाई तू ऐसे क्यों लाया, फलाना ढिकड़ा, तो उस जवान को लगा कि भाई मेरी इंसल्ट हो जाएगी मेरी मंगेतर के सामने, तो उसको कोई चारा नहीं मिला। तो उसने वहीं बोला कि साहब मैं तो रविंद्र फौजी को बता दूंगा, क्योंकि उस समय मेरा चैनल खूब बड़ा हुआ था। तो साहब भी, जो उस समय ये कहानी चल रही थी, वो साहब भी मेरे जयपुर के थे, परिचित थे। उन्होंने बोला तू क्या, मैं रविंद्र फौजी को मैं फोन लगाता हूँ अगर वो तेरा सपोर्ट ले तो। ऐसी चीजों में रविंद्र फौजी गलत में कभी सपोर्ट ही नहीं लेता। उन्होंने उसी समय मेरे पास उस जवान के सामने मेरे को कॉल लगा दिया और मेरे पास नंबर सेव था। मैंने उठाया, हमको हाँ साहब क्या? बोला भाई एक तेरा ये कोई मतलब क्या बोलते हैं फॉलोअर है हमारा, एक सोल्जर, और वो कहता है कि मैं रविंद्र फौजी को बता दूंगा। बोले क्या बात हुई? बोले वो एक लड़की लेकर आया और कह रहा है कि क्या हो गया लिया है तो। और मैंने इसको समझाया भी, तो फिर मैंने बोला मेरी एक बार बात कराओ। फिर मेरी उस जवान से भी बात कराई, तो उसने बताया सर मेरी मंगेतर थी और ये आ गई, मैं इसको छोड़ कर आ रहा हूँ, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई। फिर मैंने उसको समझाया देखो एक होता है आदेश, आपका हक। अगर आपकी वो वाइफ होती तो आप हक से उसको ला भी सकते थे, गेस्ट रूम भी मांग सकते थे, रख भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो आपकी अभी मंगेतर है, आप ये नहीं कह सकते कि आ गई तो क्या हो गया और मैं रखूंगा। अभी तक वो लड़की है अननोन है, जब तक शादी नहीं हो जाती। इसलिए बहस मत करो। बोले सर अब मेरे को ये बोल रहे हैं कि हम सजा देंगे, तो मैं बोला बहस करोगे तो सजा ही मिलेगी, और इसमें मैं आपका सपोर्ट भी नहीं कर पाऊंगा और आपको पनिशमेंट हो जाएगी। उस जवान की चार्जशीट बनाने वाले थे। फिर मैंने साहब से रिक्वेस्ट की कि साहब कोई बात नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो इसको, और आगे से ये इस तरह की गलती नहीं करेगा, इस चीजों में हक नहीं जमाएगा। उस समय साहब ने बताया कि भैया एक के पहले भी ऐसे केस हुआ था और उसमें पनिशमेंट दे दी गई थी। मैं आज आपके कहने से, और ये चलो अपनी गलती मान रहा है, मैं इसको छोड़ता हूँ, लेकिन दोबारा ये नहीं करे, और इसको बोलो इसको जल्दी से छोड़ के, और दोबारा एंट्री नहीं करेगी लड़की। क्योंकि वो लड़की भी पुलिस में थी, वो भी थोड़ा हट गई थी कि क्यों नहीं मिल सकती। बाद में मैंने उसको भी समझाया और उसको भी, और मामला वहाँ उनको अपने विवेक के अनुसार साहब ने ठीक कर दिया। ये चीजें मैंने सीओ साहब को भी कही कि साहब वहां जब उन्होंने बताया कि वो चाहे तो इसको दे दें और ऐसे मामले में एक सजा भी हो रखी है, तो क्या आर्मी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान है कि अफसर अपनी मंगेतर ले आए और उसको गेस्ट रूम में मिले और रात तक रख सकता है, और जवान अगर दिन में भी ले आए तो पनिशमेंट मिल जाए? बोला नहीं नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है फलाना। फिर मैं बोला रूल तो सब है और सबके लिए समान है, लेकिन आप फेवर ले रहे हो उस अधिकारी का, और आपने फेवर लिया है और फेवर करते हुए आपने उसको बचाया है। और मैंने ये भी कहा कि आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है, आप किसी को बचा सकते हो, लेकिन किसको बचाते हो? सिर्फ अधिकारी को। तो वही चीज अगर आप जवान के साथ भी करते, और अगर आपको लगा भी था, चलो मैं मानता हूँ छोटी मोटी गलती भी हुई है, तो आप भी इसको वार्निंग लेटर दे देते, एक्स्ट्रा ड्यूटी दे देते, चलो एक ही सजा दे देते, बाकी पे फाइन दे दिया था तो आपको रैंक तोड़ना नहीं था। और जो 63 लगाकर आपने रैंक भी तोड़ दिया लाइस नायक का, और फिर उसको 14 दिन पे फाइन भी दे रहे हो, वहां से आरपी से भी हटा रहे हो। फिर अब सब चीज होने के बावजूद, जबकि मेजर जनरल साहब से मिलकर आया, वो उन्होंने कह दिया कि भाई रहने दो, अब उसको वो जाने के बाद में भेज भी रहे हो, तो ये आपकी सही है क्या? सारी चीजें होने के बाद में बोला आपको वो गलती नहीं दिख रही क्या? फिर मैंने लास्ट में ये कहा
कि ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं साहब आपकी, और अगर आप कहते हो तो मैं चीज़ें कोर्ट में पेश कर दूं। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस रिकॉर्डिंग को आपको अथॉरिटी नहीं देता कि आप इसको कोर्ट में, ये हमारी ऐसी बातें फलाना है, ठीक है, नहीं तो 10 मिनट की 14 सेकंड की रिकॉर्डिंग, 21 सेकंड की साहब की, सब मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रहता है। बहुत से लोग, बहुत से अधिकारी भी कहते हैं कि रविंद्र फौजी हमारी रिकॉर्डिंग डाल देता है, हम इसलिए मतलब उनसे बात नहीं करते। मैंने किसी भी अधिकारी का चाहे वो काम किया नहीं किया, रिकॉर्डिंग ऐसे नहीं डालता हूँ। हाँ, अगर किसी ने अपनी फालतू पावर दिखाई, जैसे साहब बोलते हैं कि तू मेरा कैसे डालेगा, फलाना करेगा, तो फिर मेरे पास तरीका है कि मेरे को उसको कहाँ दिखाना है। मारबी चीफ साहब के पास पहले भी कुछ चीजें मान लीजिए, अगर वहां हम दिखा सकते हैं, ऐसा वो चीज नहीं है। और आज एविडेंस को क्या क्या माना गया है और नियम बीएनएस में क्या क्या है, सब हमें पता है। और दूसरी बात कि ऐसी चीजों में नाम लेना, हमारे बहुत से साथी यूनिट का नाम नहीं बताते, ये नहीं बताते। एक चीज और आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों के नाम भी लिए हैं, बहुत कुछ कहा भी है। उसके चक्कर में मेरे पास एक 2021 की एफआईआर, जो अब उसको मैं झेल रहा हूँ, दिल्ली चक्कर काट रहा हूँ, एक जयपुर में एफआईआर, उस समय जब तुम्हारे से हम कहते हैं कि देख लो नाम बताने में हम यहाँ फंस रहे हैं और हमें फेस करना पड़ रहा है, उस समय तो रविंद्र सर, ये तो ठीक बात नहीं हुई। और फंसे रविंद्र, लड़े रविंद्र, रविंद्र फौजी सपोर्ट के लिए बोल देते, फिर नीचे अफसर तो टांग खींचते ही हैं। इसमें एक दो अधिकारी हैं जो लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, उनको तो मैं देखता भी नहीं, क्योंकि उनका तो काम ही है, उनको तो पता ही कि रविंद्र लड़ेगा, सारा सहायक बंद हो गया तो जो फ्री के 2-2 4-4 रख रहे हैं, काम खत्म हो जाएगा उनका। छोटी छोटी जवानों को हाँ करो, बहुत सी चीजें वो खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो तो अपने हिसाब से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे ही टांग खींचने वाले हैं। हमारे में भी जो बजर हो चुका है, जिसको आदत ही ड्यूटी देने में डर लग रहा है, वो सो रहा है आराम से, वो भी लिखे तो मानो। लेकिन हमारे में समझदार लोग, भाई रविंद्र फौजी हर वीडियो में अपना नंबर दे देता है, यार क्या कर रहा है रविंद्र। अरे भाई, हर वीडियो में नंबर देने से क्या आपको मैंने कहा कि हर वीडियो में आप ये करो, आप महीने 2 महीने में सपोर्ट करो, वो भी नहीं हो सकता आपको कि भाई 100-500 हज़ार रुपए में भी बहुत बड़ी हमारे तो नुकसान हो रहा है, तो सिर्फ वीडियो शेयर कर दो, भाई हमारा दूसरा भाई करेगा। कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ चैनल से जोड़ो, लोगों की संख्या बढ़ाओ, जब संख्या बल होगी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लड़ सकते हैं, संगठित होकर सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि एक तो वो डायलॉग मेरे को हमेशा याद